अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक ऑल टू द campus.pk ऑफिशियल पोर्टल। अच्छा यार बच्चों, कल के हमारे लेक्चर में वो जो टेस्ट की डिस्कशन थी पूरी नहीं हो सकी थी। आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। प्रॉब्लम से मुराद ये है कि टेस्ट आगे पीछे हो गया था, जो था वो था नहीं। तो आज के लेक्चर में मैं टेस्ट को कंप्लीट डिस्कस करूंगा और टेस्ट को डिस्कस करने के बाद हम चैप्टर नंबर 5 पे अपनी डिस्कशन को लेके जाएंगे। चैप्टर नंबर 5 पे अपनी डिस्कशन शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 5 बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इंशाल्लाह यू विल एंजॉय इट एंड यू विल लर्न सो मेनी न्यू थिंग्स अगर तो हमारा सेशन इजीली चलता रहा। अच्छा जी, मैं जरा आपके टेस्ट की तरफ आता हूँ। वो जो टेस्ट हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे वो अपने सामने खोल लीजिए, उसी से आगे अपने डिस्कशन को लेके चलना है। तो सर ज़रा खोलिएगा चीज़ें। सो हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली? बच्चों याद है कुछ? कितने क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिए थे? जरा बताइएगा मुझे, शाबाश फटाफट। यस, आई वाज टेलिंग यू अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स। जहां तक मुझे याद पड़ता है मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बता रहा था। वालेकुम अस्सलाम जाम खान, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सरदार अर्तुगल। अर्तुगल ने हमारी आवाम को तकरीबन पागल कर दिया। यस, चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 14 कर लिया था। ले जी, क्वेश्चन नंबर 14 कर लिया था। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 15 से आगे अपनी बात को बढ़ाने लगा हूं। तो इफ यू ऑल आर विद मी तो बात शुरू करें जी। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, जरा गौर से सुनिएगा, मेरे साथ साथ रहिएगा ताकि आज हम इसको पहले 7-8 मिनट में वाइंड अप करके फिर चैप्टर नंबर 5 की जानिब चलें। क्वेश्चन नंबर 15 है, द होल रेंज ऑफ कलर प्रिंटिंग यूज जस्ट। ये आपकी किताब की सेकेंड ईयर की शायद कुछ दूसरी तीसरी लाइन है, चौथी लाइन है, लेकिन क्योंकि बड़ा सिंपल सवाल था इसलिए इसको चैप्टर में इंक्लूड किया हुआ है। ये वैसे तो किसी चैप्टर में किसी टॉपिक में नहीं आता, आपकी किताब की लाइन है, लिहाजा इसलिए यहाँ पे लिख दिए द होल रेंज ऑफ कलर प्रिंटिंग यूज जस्ट 4 कलर्स। 4 कलर्स कौन कौन से हैं? वो एक रेड है, ब्लू है, सियान है और मजेंटा है। ये 4 रंग हैं जो आपकी किताब, जो आपकी फिजिक्स की किताब है उसमें मौजूद जितने भी रंग हैं वो इन्हीं 4 रंगों से मिलके बने हैं। सो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। यस, शाबाश 4। तो बड़ा सिंपल सा सवाल था, इसमें इतनी कोई टेक्निकलिटी नहीं थी। ये समझ लें मुफ्त का एक नंबर दिया हुआ था। इस तरह का सवाल भी पेपर में मौजूद होता है जो कि बच्चों को मुफ्त में नंबर अवॉर्ड करने के लिए होता है। इजी क्वेश्चन भी पेपर में इंक्लूडेड होते हैं। ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज, 16वां सवाल, ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विच वन हैज डायमेंशंस डिफरेंट फ्रॉम रिमेनिंग 3। यानी कि किस क्वांटिटी की डायमेंशंस बाकी 3 से मुख्तलिफ है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अच्छा फोर्स पर यूनिट एरिया। मैं बताता हूं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और फोर्स पर यूनिट एरिया, पहली 2 ऑप्शंस पर जरा गौर कीजिएगा। आपको पता है कि इन दोनों की डायमेंशंस क्या है? पहली है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोले तो जाउल्स पर मीटर क्यूब। अगर आप इसे सॉल्व करें तो देखिए जरा क्या आता है। जाउल्स पर मीटर क्यूब, डू यू नो व्हाट इज जाउल? जाउल कैसे कहते हैं? जाउल इज न्यूटन मीटर ओवर मीटर क्यूब, कट जाएगा एक, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा बच्चों, बड़ी अहम बात बता रहा हूं, आप सब लोग अपने दिमागों में घुसा लें, बिठा लें। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की डायमेंशंस, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के यूनिट्स आर सेम एज दैट ऑफ प्रेशर। याद रखिएगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हैज डायमेंशंस और यूनिट्स सेम एज दैट ऑफ प्रेशर। इनके वही यूनिट निकलते हैं जो प्रेशर के हैं। अगर आप ऑप्शंस देखें तो पहला एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दूसरा फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया इज F/A, तो बोले तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इन दोनों के यूनिट्स सेम हैं। तो सवाल था कि कौन से मुख्तलिफ हैं। अगर आप नीचे वाला देखें, थर्ड ऑप्शन देखें, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज वंस अगेन प्रेशर, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और आखिरी ऑप्शन जो है दैट इज एंगुलर मोमेंटम। आखिरी ऑप्शन एंगुलर मोमेंटम की है, तो लिहाजा वो सबसे मुख्तलिफ है, वो इन तीनों से मुख्तलिफ है, तो वही ऑप्शन ठीक होगी। ये सवाल बड़ा अहम और बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा मजे का ट्रिकी किस्म का क्वेश्चन था। सर व्हेन यू स्ट्रगल यू विल बी सक्सीड, सेम एज अर्तुगल्स
केस, दैट्स व्हाई आई कीप हिज नेम ऑन माय प्रोफाइल। अच्छा जी, सही है जी सरदार, बड़ी अच्छी कोटेशन आपने बोली। आगे चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव टू डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। 17वां सवाल है, अ फोर्स इज अप्लाइड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर प्लेस्ड ऑन अ प्लेन सरफेस। देखो यार, बड़ा मजे का सवाल है ये सवाल, इस पेपर के पहले सवाल से बिल्कुल मिलता जुलता। कहता है कि सफेयर जो है ना वो एक प्लेन सरफेस पे पड़ा हुआ है, उसके सेंटर पे एक फोर्स लगाई जा रही है। सेंटर पे बोले तो फोर्स किस तरह लगाई जा रही है, कुछ इस तरह कह लो, या इस तरह से कह लो, या बिल्कुल इस तरह से कह लो, या बिल्कुल इस तरह से कह लो। सेंटर पे एक फोर्स लगाई जा रही है, ये कोई भी फोर्स हो सकती है, यानी कि इट कैन बी F1, इट कैन बी F2, इट कैन बी F3, इट कैन बी F4, कोई भी हो सकती है जो बस सेंटर पे लग रही हो। तो याद रखो, जब सेंटर पे फोर्स लगती है, सेंटर बोले तो पिवट पॉइंट बताया हुआ है, जब सेंटर पे फोर्स लगेगी, पिवट पॉइंट पे फोर्स लगेगी, तो यार याद रखना मेरी जान, टॉर्क जीरो होगा, टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। टॉर्क सिर्फ उस सूरत में प्रोड्यूस होगा जब सेंटर से हट के फोर्स लगे। सो आपके पास ऑप्शन है, नो मोशन विल बी प्रोड्यूस्ड, नो रोटेशन मोशन विल बी प्रोड्यूस्ड, नो ट्रांसलेशन मोशन विल बी प्रोड्यूस्ड। सो भाई मैंने कहा टॉर्क जीरो होगा, टॉर्क का ताल्लुक रोटेशन के साथ है। सो भाई फोर्स लगने की वजह से किसी किस्म की रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। कमेंट्स भी देख लें जरा यार। सर ये चार्ज वाला डायमेंशन भी बता दें। वालेकुम अस्सलाम वाली, चलें सही, मैं एंड पे मुझे याद करवाइएगा। मैं चार्ज अभी मैं थोड़ा सा आगे निकल गया हूँ, मैं अभी करवा देता हूँ, ठीक है सही। इंशाल्लाह ये बाकी खत्म करवाने के बाद ये चार्ज वाली डायमेंशन क्वेश्चन नंबर 15 या 16 की थी, ये भी मैं भी करवा देता हूँ, ठीक है। और कुछ याद, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, 0.00045 इज। कल एक आधा बच्चा, शायद अली है कोई बच्चा, शायद जाम खान पूछ रहा था कि सर स्पेसिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। देखो आपके पास क्वांटिटी, वो मेजरमेंट क्या है, 0.00045। वो बच्चा पूछ रहा था कि सर ये जो स्पेसिंग जीरोस हैं, ये जो जीरोस पॉइंट के बाद लगे हुए, क्या ये सिग्निफिकेंट नहीं? मैंने कहा था नहीं भाई, ये नॉन सिग्निफिकेंट है, नॉन सिग्निफिकेंट है, इन्हें कहा जाता है ये सिर्फ स्पेसिंग जीरोस हैं, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो आपके सामने आज मिसाल भी आ गई। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, सिर्फ और सिर्फ दो, सिर्फ और सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ऑल दी जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट, दीज आर जस्ट स्पेसिंग जीरो। हाँ भाई, बात समझ में आती है मेरे जिगर के टुकड़ों। शाबाश वहाब, शाबाश मोमिन। आगे कहते थे नंबर 733.750 राउंडेड अप टू 1 डेसिमल। देखो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, लिखा क्या हुआ है, लिखा हुआ है आपको ये करवाया हुआ 733.750। अब इसमें उड़ाना किसको है, इसमें उड़ाना है इस 5 को। बताया था कि जब 5 को उड़ाना हो तो 5 से पिछले नंबर को देखा जाता है, वो क्या है। अब इससे पिछला नंबर है ऑड है ना, इवन नहीं है, ऑड है। मैंने कहा था कि अगर ऑड हो पिछला नंबर तो आपने बस एक ऐड कर देना, तो ये बन जाएगा, इट विल बिकम, ये बन जाएगा 733.8। क्या ख्याल है, बात समझ में आती है। ऑड हो तो एक ऐड करना, इवन हो तो छोड़ देना। क्या ख्याल है अच्छा ज्यादा उस्मान देखना तू ऐसे बात करता है तो अच्छा लगता है, बस कमेंट भेजी जाया कर। अमानत क्लियर, अमानत चंद, मुझे तुम्हें तुम्हारे नाम से वो याद आ गया। सरदार अर्तुगरुल 733.8, अर्तुगरुल गाजी। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस कौन सा, देखो यार, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या चीज है भाई, कॉमन सेंस का सवाल था, दिमाग से करना था, बच्चों ने गलत किया हुआ है। बंदा लाल जूती थे फिर पाले लंबे। स्ट्रेन क्या है यार, स्ट्रेन इज डेल्टा एल ओवर एल। तो ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, नो यूनिट्स। फिर देख उसके बाद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बचपन में पढ़ा था, वेलोसिटी सी ओवर वी, याद है। सो ये भी नो यूनिट्स। फिर उसके बाद देख डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज एप्सिलॉन आर की अगर बात की जाए, सो दैट एप्सिलॉन आर इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन आर होता है। सो दैट इज वंस अगेन डायमेंशनलेस, नो यूनिट्स।
अब ये बता दूं ये क्यों इसके यूनिट्स नहीं होते, चलो बता देता हूँ, जो अयाशी करो। एप्सिलॉन आर इज एप्सिलॉन ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन ऑफ वैक्यूम। सो इसके भी यूनिट्स नहीं होते, ऊपर नीचे सेम क्वांटिटीज हैं। सो इन तमाम क्वांटिटीज के यूनिट्स नहीं हैं, डायमेंशन लेस है, लिहाजा ऑल का ऑप्शन दुरुस्त था। उजैर एवन ऑड क्या बोल रहे हो मेरी जान? चेंज इन आई, चेंज इन दो रोटियां, ठीक है सरदार, तो आपने सही कहा। इवन ऑड उजैर क्या हुआ? सुबह सुबह क्या चीज खा ली, सुबह सुबह क्या चीज पी ली है? अगला सवाल, अगले सवाल की जाने बढ़ते हैं। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, द क्वांटिटी इन किलोमीटर्स पर आवर। यार ये सवाल यकीन करो ना समझाने वाला, ना करवाने वाला, ना बताने वाला, गलत करने वाले को डंडे पड़ने चाहिए, फेंटी पड़नी चाहिए। इतना सिंपल क्वेश्चन है, उसकी वजह मैंने ये जो जुमला बोला ना, डंडे पड़ने चाहिए, फेंटी पड़नी चाहिए, मैंने सही बोला, किसी की दिलआजारी नहीं की। उसकी वजह ये, हम जब 9th क्लास में थे ना, आज से 3 साल 3.5 साल पहले, हमने तब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना सीखा था। लेकिन फिर भी मैं अपने दिल पे पत्थर रख के बता देता हूं कैसे कन्वर्ट करना। सो ये है 10 मीटर्स पर सेकंड, इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर्स पर आवर में। बहुत बहुत मुश्किल सवाल है, देखिएगा। 10 है मीटर्स, 1 मीटर को अगर 1 किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो मेरे जिगर के टोटो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और ओवर पर सेकंड है, तो सेकंड को कन्वर्ट करना है आपने किस में? यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू आवर्स में कन्वर्ट करना है, जज्बाती हो गया जरा। तो नीचे पर सेकंड है, सेकंड को कन्वर्ट करना आवर्स में, सेकंड को अगर आवर्स में कन्वर्ट करना हो तो पहले आप अगर आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करते थे तो 3600 से मल्टीप्लाई करते थे। अब आप यहां पे क्या करोगे? यू विल जस्ट डिवाइडेड बाय 3600। सो नीचे 1/3600 लिखा, ऊपर ले जाओ सारे को, तो इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद जो ऑप्शन बनेगी, इट वुड बी 10 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 3600। तो ये ऑप्शन बनती है, 2 यहां से चले गए, 3.6 समथिंग बनती है। ऑप्शन सही मौजूद नहीं है। ओह आई एम सॉरी, देखो यार मैं बहुत ज्यादा जज्बाती हो गया। दोबारा देखिएगा सवाल। सवाल था G = 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है, इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर्स पर और स्क्वायर में। ये मैं स्क्वायर को तो भूल ही गया, तो 10 है, इसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोमीटर्स में कन्वर्ट हो गया। नीचे और है, सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो भाई इसका स्क्वायर किसने लेना है? 1/3600 का स्क्वायर। सो व्हेन यू विल सॉल्व इट, इट विल बी ऑप्शन नंबर डी 129600। ये ऑप्शन, ये इसको जरा सॉल्व करके देखिएगा, अगर ये ना आया तो मुझे बताइएगा, फिर हम इसको दोबारा से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यही आएगा, व्हेन यू विल टेक द स्क्वायर, आप स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर को ओपन करेंगे, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। जिन बच्चों को समझ में नहीं आई कि इसको सॉल्व कैसे करना है, तो इस 3600 का आप सेपरेटली स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर की वैल्यू को फिर ऊपर लेके जाएंगे, जैसे पहले आप 3600 को ऊपर लेके गए थे। अब मैं जरा कमेंट्स देख लूं, कमेंट्स में क्या क्या चल रहा है। जी 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 जी, देयर डायमेंशंस आर इक्वल। जी 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 सर, आपने जो वर्कशीट दी थी उसमें स्ट्रेन और एनर्जी के सेम यूनिट्स का ऑप्शन राइट था। मोमेंट मैंने उसको बाद में बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये कहा भी था, और बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये पूछा भी था, तो मैंने उन्हें बताया था कि यार ये ऑप्शन गलत लगी हुई है। स्ट्रेन और एनर्जी के सेम यूनिट्स नहीं होते, स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस, जबकि एनर्जी के यूनिट जाउल्स होते हैं, तो ये गलत ऑप्शन लगी हुई है। ठीक है, ओके उजैर, ऑड और इवन का मुझे समझ नहीं आया कमेंट आपका क्या था। अच्छा आगे बढ़ते हैं इससे। ये जो आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 22, इसको जरा देखिएगा। ये बहुत सारे बच्चों को इश्यू कर रहा था, बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज में भी कमेंट ये वाला क्वेश्चन भेजा, तो उसको जरा बड़े गौर से देखिएगा। ये वाला सवाल मैंने एग्जैक्टली क्लास में यही सवाल करवाया था, वही सवाल एग्जैक्ट मैंने उठा के आपके टेस्ट में डाल दिया, और फिर भी ये 79% बच्चों का सवाल गलत है। आप अंदाजा कर लें हमारे बच्चे कैसे हैं, एग्जैक्ट यही सवाल उठा के टेस्ट में डाला हुआ फिर भी गलत है।
यानी करवा दिया तो करवा दिया, फिर बदल के नहीं, एग्जैक्ट वही चीज टेस्ट में डाली है फिर भी गलत है। हालांकि आपके एडमिट एग्जामिनेशन में ऐसे नहीं होता, कोई भी टेस्ट जो है येलो टाइप आ रही है। आपके लैपटॉप की ब्राइटनेस कम या ज़्यादा ना हुई हो, या मोबाइल की ब्राइटनेस कम ज़्यादा ना हुई हो, ब्राइटनेस एंड टेम्परेचर, तो दोनों जरा चेक कर लीजिएगा सही। अच्छा सवाल बड़ा मजे क्या कहता है, द टू फोर्सेस 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री एंड 80 डिग्री। देखिएगा पहले समझाता हूं ये क्या कह रहा है। आपके पास एक एक्स वाई प्लेन है, पहली फोर्स जो है वो 3 न्यूटन की है। सपोज कर लो कि ये फोर्स जो है 3 न्यूटन की है, 3 न्यूटन एट द एंगल ऑफ 20 डिग्री। कहते हैं जो दूसरी फोर्स है वो कहीं यहां पे है, दैट इज 4 न्यूटन फोर्स। इस 4 न्यूटन फोर्स का जो एंगल बन रहा है ये कंप्लीट एंगल, ये है 80 डिग्री, कंप्लीट एंगल 80 डिग्री है। अब कहते हैं इनका रिजल्टेंट जो है, फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है, ठीक है। रिजल्टेंट यानी ए प्लस बी किसके इक्वल होगा। सो याद रखिएगा जब आप दो फोर्सेस को ऐड करते हैं, यू ऑलवेज ऐड देम बाय हेड टू टेल रूल। आप हमेशा हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड करते हैं। अब ये हेड टू टेल रूल की मदद से कैसे ऐड होंगे, पहली है 3 न्यूटन की जो 20 डिग्री के एंगल पे, इसको मैंने 3 न्यूटन लिख लिया। इसके हेड के साथ 4 न्यूटन की लगानी है, तो ये आगे 4 न्यूटन की, ऐसे ही है, ये 4 न्यूटन की आगे। देखो इसका एंगल था, मैं ये चीज मुझे बड़ी जरूरी है समझानी है अपने बच्चों को। इसका एंगल था मेरी जान जमीन के साथ 20 डिग्रीज। इसका एंगल है, इसका एंगल था 80 डिग्री। तो यार इनके दरमियान का आपस का एंगल कितना होगा, खुद कॉमन सेंस की सोचने की बात है। अगर यहां से नजर नहीं आ रहा तो मैं ये बता देता हूं, इन दोनों का 80 है, इसका 20 है, तो भाई इन दोनों का आपस में कितना होगा, 80 में से 20 माइनस कर दो। सो थीटा बिटवीन देम is equals to 80 डिग्री माइनस 20 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। याद रखिएगा, फिर बता देता हूं, लिख लें। अगर तो दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हो, यानी अगर तो, बड़ी अहम बात है यार, गौर से सुनना है, अगर तो ये परपेंडिकुलर होती, परपेंडिकुलर तो नहीं है ना, इनके दरमियान 60 डिग्री एंगल है, अगर ये परपेंडिकुलर होती तो इन्हें ऐड किया जाता इस फॉर्मूले से जो आप बचपन में पढ़ते आए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अंडर रूट। बट नाउ अब दे आर व्हाट, दे आर नॉन परपेंडिकुलर। अब ये क्या है, नॉन परपेंडिकुलर। तो नॉन परपेंडिकुलर के लिए भी मेरी जान फॉर्मूला बताया था, क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू cos of theta। you have everything, you just have to put the values। यहां पे वैल्यूज को घुसाने की कोशिश करें। ये 3 न्यूटन, 3 का स्क्वायर 9, बी 4 न्यूटन, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2, ए क्या है 3, 6 को 4 से दरब दो 24, 24 cos of 60 डिग्री, cos 60 1/2 होता, 9 प्लस 16 प्लस कट के 12 आ गया, ये हो जाएगा अंडर रूट 37। सो यार ये पॉइंट बताओ समझ में आया, यानी कि जो इसका रिजल्टेंट होगा, क्या होगा, जो इसका रिजल्टेंट होगा, दिस वन विल बी अंडर रूट 31। इसका मैग्नीट्यूड जो है वो अंडर रूट 31 होगा। फॉर्मूला दोबारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉज ऑफ थीटा। क्यों, समझ में आती बात यार, बोलो जरा, कमेंट जरा देख लें। हाँ जी यही लगना है उजैर, प्लस अंडर रूट आपने मिस कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस इट अंडर 6 पॉइंट समथिंग। नहीं मैं ऊपर चला जाऊँ, जरा बच्चों के कमेंट्स मिस हो गए। सर आज स्क्रीन थोड़ी येलो आ रही है, मैंने बता दिया उजैर, डाउट क्लियर हो गया। मोमेंट नो सर इसका सही ऑप्शन ही नहीं था। अरमगान इसका सही ऑप्शन था, वो 1 2 करके मैंने भी ऑप्शन बताया था, वही इसका सही ऑप्शन था। और इसका, हाँ बल्कि अच्छा ये अगले सवाल का कह रहे हो, जी इसका सही ऑप्शन नहीं था, बल्कि इसमें देखो नन लिखा हुआ था, तो उसका सही ऑप्शन नन था। ठीक है, ये जो मैंने 3 न्यूटन और 4 न्यूटन वाला बताया ना, इसमें देखो जो सही ऑप्शन बेशक 3 में से नहीं था, लेकिन चौथी ऑप्शन नन की थी। सो ऐसे में आप नन को चूज किया करते हो। बात समझ में आती है? ओके हो गया सरदार जी, बात समझ में आ गई आपको?
तुमने नाम कितना, मतलब सरदार तो ना लगाओ ना यार, मतलब सरदार मुझे लगता है तुम सिख हो। अच्छा उसके बाद यार ये सवाल जो अगला ना 23वां, ये भी बड़ा मजे का सवाल है, सिर्फ कॉमन सेंस के क्वेश्चन इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बगैर सॉल्व किए होगा। देखो मैं पहले बगैर सॉल्व किए तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा, अगर किसी को समझ ना आई तो बिला झिझक मुझे बताए, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि अब कैलकुलेशन दिमाग में कैसे करनी है, छोटी मोटी कैलकुलेशन में आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ना समझ में आई तो मुझे बताना, मैं फिर रोक के ना दोबारा करवा दूंगा। सवाल है, सुनो जरा गौर से, इफ द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद वाई एक्सिस, द एक्स कंपोनेंट इज गिवन बाय। इतना समझ लो पहले कि भाई एक्स कंपोनेंट क्या होता है, एफ कॉस थीटा। अब उसने कहा है कि वाई एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वो 30 है, हमें कौन सा एंगल चाहिए होता है, एक्स एक्सिस वाला। तो एक्स एक्सिस का एंगल कितना होगा, पूरा होता है 90, 90 में से 30 निकाल दिया तो एक्स एक्सिस का एंगल क्या आ गया, 60 डिग्री। एफ एक्स क्या होगा, एफ कॉस थीटा, कॉस 60 बोले तो 0.5, 0.5 को 20 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया 10। बताओ बात समझ में आती है, इसका जवाब 10 था। नहीं समझ में आई तो मैं दोबारा करवाता हूं, बोलो। नहीं 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 गलत, वो फिर इसकी ना वहाब और अरमगान इसकी वो की गलत बनी होगी, पेपर में बहुत सारी मिस्टेक्स हुई हैं, आई एडमिट दैट, मतलब मेरी तरफ से तो मिस्टेक्स नहीं थी मगर पेपर में बहुत सारी मिस्टेक्स हुई हुई है, सो आई एडमिट दैट। तो आपने वो उसके हवाले से परेशान नहीं होना। इसकी देखें, द पॉइंट इज कि आपको सही ऑप्शन तो समझ में आ गया ना, सोल्यूशन तो समझ में आ गया ना, तो उसमें परेशानी की बात नहीं है। सो इफ यू नो द करेक्ट सोल्यूशन, इफ यू नो हाउ इट इज सॉल्व, तो फिर टेंशन की रोले वाली बात नहीं है। अच्छा 10 न्यूटन सबको समझ में आ गया ना कैसे आया, मैं आगे बढ़ूं, किसी को इशू तो नहीं इसमें बगैर सॉल्व किए। देखो हमने दिमाग में इसका सोल्यूशन निकाला है बगैर कैलकुलेशन किए। ओके हो गया, आ गया सर जी, क्लियर, लेट्स मूव ऑन। फिर क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, इफ द नंबर 45.670 and 3.3 are multiplied with each other, then the result of multiplication should be rounded off। याद रखिएगा हमारी कोशिश ये होती है, बड़ा मजे का सवाल है, जब आपके पास ऐसे नंबर्स हो, मैं आपको समझाता हूं। एक नंबर है आपके पास लेट्स से 23.23, एक नंबर है 46.1, एक नंबर है 52.1297। तो देखो मैं मजे की बात क्या बताने लगा हूं, इसमें डेसिमल फिगर्स हैं 2, यानी डेसिमल के बाद इसमें डेसिमल फिगर है 1, इसमें डेसिमल फिगर है 4। आप इन्हें चाहे इन तीनों नंबर को चाहे मल्टीप्लाई करें, चाहे ऐड करें, चाहे सब्ट्रैक्ट करें, कुछ भी करें, जुमले पे गौर कीजिएगा। नोट हाजा नोट, नोट ऑफ 1000 रुपए, नोट ही है आफ्टर, लिख लो कहीं, आफ्टर अरिथमेटिक ऑपरेशन, किसी भी अरिथमेटिक ऑपरेशन के बाद, आफ्टर अरिथमेटिक ऑपरेशन द रिजल्ट हैव लीस्ट डेसिमल पॉइंट्स, रिजल्ट के लीस्ट डेसिमल पॉइंट्स होने चाहिए। यानी इन्हें ऐड करूं, मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, तो सबसे छोटा डेसिमल पॉइंट कौन सा है, यानी आफ्टर डेसिमल एक फिगर है, एक नंबर है, तो जवाब में भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए। बात समझ में आती है। तो जवाब था 1 डेसिमल पॉइंट। आफ्टर अरिथमेटिक ऑपरेशन द रिजल्ट हैव लीस्ट डेसिमल पॉइंट्स। ठीक हो गया, नोट भी लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25, द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज एंड करंट इज 6 and 3, व्हाट विल बी द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस। बहुत मुश्किल सवाल है, बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल है। V इज इक्वल्स टू आई आर, R इज इक्वल्स टू V ओवर I। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज एंड करंट इज, वोल्टेज में है 6%, करंट में है भाई 3%। बताया था कि जब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो तो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज मेरी जान ऐड हो जाती हैं, तो इसका जवाब आ गया 9%। इतना सिंपल सवाल था। एवरेज बच्चों ने पता है कितने सवाल ठीक किए हुए हैं। सर आई हैव अ क्वेश्चन, जी पूछो यार। एवरेज बच्चों ने ना सिर्फ 6 या 7 सवाल फिजिक्स में ठीक किए हुए, 6 या 7 सवाल तो मक्खन मलाई, बोर्ड में इससे ज्यादा मुश्किल सवाल आते हैं। तो अभी मैंने वर्कशीट आज अपलोड करनी है ना, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर आपने वर्कशीट अपलोड नहीं की, तो वर्कशीट मैंने आज अपलोड करनी है, तो उसमें देखना वो टफ क्वेश्चन है। मैं एक इस वक्त 18 बच्चे बैठे हुए हैं, 20-22 बच्चे मेरी क्लास में,
मुझे एक एक बच्चे की सॉल्व वर्कशीट चाहिए मेरी प्रोफाइल पे, मुझे मैसेज करें, मेरा जीना नाम कर दें, पर मुझे मैसेज ज़रूर आने चाहिए आपके। मतलब मुझे बताएं कि आपको सवाल समझ में आया कि नहीं आया, आपने सॉल्व किया कि नहीं किया। सो एवरीवन मस्ट हैव सॉल्व द वर्कशीट, जो मैं आज इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। सरदार पूछ सवाल। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 26 है, द फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ऑफ रेडियस इज 0.02, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम। तो एक प्रॉब्लम यहां पे भी है इस सवाल में, बहुत बड़ा इशू ये है कि गलत लिखा हुआ है, ये सवाल गलत लिखा हुआ है। सवाल है द फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ऑफ स्फीयर इज। चलिए मैं समझाता हूं। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, कौन सी अनसर्टेनिटी है? फ्रैक्शनल यार ये सवाल बड़ा मजे का है, जरा गौर से देखना है। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इज 0.02। कहता है कि भाई व्हाट इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम। तो तुम्हें सबसे पहले पता होना चाहिए वॉल्यूम का फॉर्मूला। वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। सो याद रखो कि तुम्हें वॉल्यूम में क्या चाहिए, तुम्हें वॉल्यूम में चाहिए आर का क्यूब। सो तुम यहां पे लगाओगे पावर रूल, तो पावर रूल लगाओगे, पावर रूल बोले तो 3 मल्टीप्लाई बाय द परसेंटेज अनसर्टेनिटी। मगर एक प्रॉब्लम तुम्हारे पास बहुत बड़ी है, प्रॉब्लम ये है तुम्हारे पास यहाँ पे फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी नहीं है। तो इस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी से परसेंटेज अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करो। फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाते थे याद है? मल्टीप्लाई बाय 100। तो तुम इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे 2% आ जाएगा। लो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू 6%। तो जवाब समझ में आ गया? बोलो। सरदार का क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ फोर्स इज 2F, देन इफ द मैग्नीट्यूड। हाँ सरदार मैं अभी सवाल का जवाब देता हूँ। मोमेंट पहले बताओ बच्चों, सबको ये सवाल समझ में आ गया? अब ये जो तुमने सरदार क्वेश्चन भेजा ना, ये दो तरह से हो सकता है। एक डायरेक्ट बगैर कैलकुलेशन के दिमाग से, और उसकी कैलकुलेशन भी मेरे पास है, तो मैं तुम्हें दोनों बताता हूँ। हिजबुल्लाह मैंने आपका नाम में पढ़ा। हिजबुल्लाह, डू यू नो द मीनिंग ऑफ योर नेम? ये नाम क्या है? और हिजबुल्लाह आई लाइक योर नेम, मुझे नाम तुम्हारा अच्छा लगा। बिकॉज हिजबुल्लाह इज द इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन दैट इज फाइटिंग अगेंस्ट इसराइल इन गजा इन फिलिस्तीन। हिजबुल्लाह आई लव योर नेम यार, अच्छा लगा तुम्हारा नाम, अच्छा नाम है। हमारे पेरेंट्स ने बड़ा जज्बाती नाम रखा है यार तुम्हारा। अच्छा यार इसने सरदार इर्ज ज़ुगरुल ने, मतलब सही नाम होता तो मतलब तुम्हारा नाम मैं ज़रूर लेता, लेकिन अब यही सही। एक सवाल पूछा, कहता है कि दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स F1 है उसका मैग्नीट्यूड भी F है, एक फोर्स F2 है उसका मैग्नीट्यूड भी F है, दोनों को ऐड किया F1 प्लस F2 तो जवाब आया 2F। बताओ भाई व्हाट इज द थीटा बिटवीन F1 एंड F2। यार देखो ये सवाल अगर कैलकुलेशन के बगैर करना हो, जी हिजबुल्लाह मैंने देखा यू आर न्यू, आपका नाम मेरे लिए नया था। डेसिमल वैल्यू को मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं उज़ैर? चलो मैं ये भी तुम्हारी बात का भी जवाब देता हूँ, पहले जरा इस तरफ आ जाओ। आज चैप्टर नंबर 5 भी करना है, क्योंकि चैप्टर जो आज मैंने टेस्ट इंक्लूड किए हैं उसमें चैप्टर नंबर 5 के सवाल आते हैं। अच्छा, इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? एक तरीका तो ये मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम रिजल्ट कब आता है, दोनों को ऐड कर दो। मैक्सिमम रिजल्ट याद रखो उसी सूरत में आएगा F1 प्लस F2 दैट इज इक्वल टू 2F। उसी सूरत में आएगा अगर थीटा दोनों के दरमियान 0 डिग्री हो, बोले तो दोनों वेक्टर पैरेलल हो। दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे, दोनों को ऐड किया और दोनों को ऐड करने के बाद मैक्सिमम रिजल्ट आ गया 2F, थीटा 0 है। उसके बाद सरदार तुमने दूसरा काम ये करना है, तुमने ये वाला फॉर्मूला लगाना है कि भाई C इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉज ऑफ थीटा। अब यहां पे तुम C की जगह क्या पुट करोगे? 2F। अंडर रूट में A की जगह क्या पुट करोगे? F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2। ये भी F है, ये भी F है, तो ये भी मल्टीप्लाई होगा 2F स्क्वायर कॉज ऑफ थीटा। इस फॉर्मूले से भी तुमने थीटा की वैल्यू निकालनी और मुझे बताना कैलकुलेट करके कि यार क्या 0 डिग्री आता है कि नहीं।
तुम्हें मैंने बगैर कैलकुलेट किए भी बता दिया। जाओ अयाशी करो, जाओ सिमरन जी लो अपनी जिंदगी। अच्छा यार, उसके बाद अगला सवाल, हाउ मेनी नैनो सेकेंड्स आर देयर इन 1 ईयर। ये सवाल मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा, जो मर्जी कर लो। हाउ मेनी नैनो सेकेंड्स आर देयर इन 1 ईयर, तो तुम्हारी फर्स्ट की किताब का पहला न्यूमेरिकल है, ये मुझसे उम्मीद ना करना मैं सॉल्व करूंगा। बहुत आसान है, सिंपल है, ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। इसकी करेक्ट ऑप्शन नैनो सेकेंड्स की मैं बता देता हूँ, उसकी करेक्ट ऑप्शन है क्या। इसकी करेक्ट ऑप्शन है 3.13 इंटू 10⁻16 यस नैनो सेकेंड्स NS in 1 ईयर। ये सही ऑप्शन है इसकी। मगर डू इट योरसेल्फ, अगर ना कर पाओ तो मुझे बताना, तो फिर मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। मगर इतना सिंपल सवाल मुझसे उम्मीद ना रखना, मैं करवाऊंगा। नो नंबर ऑफ सी रेडियंस इन द सफेयर। मैंने बताया था कि एक सर्कल में कितने रेडियंस होते हैं, 2 पाई। तो भाई एक सफेयर में कितने रेडियंस होते हैं, मैंने बताया था 4 पाई। इसमें रेडियंस और इसमें टी रेडियंस, ठीक है। एक सर्कल में 2 पाई रेडियंस, एक सफेयर में 4 पाई टी रेडियंस। मोमिन यार, ये मैं भी चल मिर्जा नहीं भी मैं करवा देता हूँ। मोमिन में करो, बल्कि मोमिन यार मुझे भूल गया तेरा ये सवाल ना मुझे भेजी उसमें मैसेंजर में, मैं तुझे इसकी प्रॉपर वो डेरिवेशन के साथ करवा दूंगा, ठीक है। आई एम सॉरी यार, मैं भूल गया। मैक्सिमम बच्चों को जवाब भेजने की कोशिश करता हूँ, कोई मेरे ज़हन में नहीं रहता। आखिरी सवाल, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 0.23 मीटर while its breadth is 0.10 मीटर, its area and significant figures। देख यार, बड़ी आसान सी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है। याद रखो कि जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो तो उनकी सिग्निफिकेंट फिगर्स भी मल्टीप्लाई हो जाती हैं, याद रखो। अब यहाँ पे लेंथ जो है 0.23 मीटर है, एरिया 0.10 मीटर है, दोनों में दो सिग्निफिकेंट फिगर्स जब मल्टीप्लाई होंगे जवाब में भी, एक मिनट हटिएगा जरा, नहीं इसमें भी जवाब गलत लिखा हुआ है, सॉरी ये ओके। मैंने सवाल अब देखा, सवाल है लेंथ इज 0.23 मीटर, विड्थ इज 0.10 मीटर। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे ना, याद रखिएगा इनमें आफ्टर डेसिमल दो डिजिट्स हैं, तो याद रखिएगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो भी नंबर आए उसके भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स ही होने चाहिए। सो इसका जवाब वही होगा जिसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स लगे हुए हैं। अब देखो, पहले वाले में 0.023 लगा हुआ है, दूसरे वाले में 0.0235 लगा हुआ है, पहले वाले में डेसिमल के बाद 3 है, दूसरे वाले में डेसिमल के बाद 4 है, तीसरे वाले में डेसिमल के बाद 5 है, तो नॉन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। बोलो सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, और भी आवाजें आ रही हैं। ओके, मैं देखता हूं। हाँ भाई, आप बता, मेरी आवाज ठीक हुई? फैन की शायद आवाज पड़ रही थी, हवा पड़ रही थी, अब नहीं होगी, ठीक है। हैदर, आपकी आवाज रिपीट हो रही है, अब नहीं होगी। स्टीरेडियन में सईद, स्टीरेडियन में क्या यार सर, यहां तो नन सही है। हाँ जी, क्योंकि नन क्यों सही है, क्योंकि देखो ना, कहीं पे भी 4 पाई नहीं लिखा हुआ। ऑप्शन में जो 4 पाई वाली ऑप्शन है ना सही, उसमें लिखा हुआ है 4 पाई आर, तो 4 पाई आर नहीं कह रहा मैं, खाली 4 पाई कह रहा हूं, इसलिए नन ऑप्शन ही ठीक है। अच्छा, किसी का सवाल रह तो नहीं गया यार, और किसी का कोई सवाल मिस हो गया हो तो 28 का रॉन्ग है सर, ऑर्डर नन का ऑप्शन है, उधर नन का ऑप्शन है। 28 कौन सा है? हाँ यार, तो 28 ठीक है, नन नहीं बनता ना। देखो, ऑप्शन में पहली ऑप्शन है 2 पाई, दूसरी है 4 पाई आर, तीसरी है 2 पाई आर। तो भाई मैंने तो 4 पाई बोला है, तो 4 पाई तो कहीं पे भी नहीं है, तो फिर नन नहीं बनता है वहाब। 29 क्वेश्चन, 29 में मिस कर गया, सॉरी। Which one of the given pair has angle 180 degree with each other? बड़ा मजे का सवाल है। ऑल ठीक है यार, देखो
सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव करी, सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कल में खींचती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लेके जाती है, एंगल 180 डिग्री। दूसरा देखो कहता है ड्रैग फोर्स और वेट, भाई कतरा नीचे की तरफ जा रहा है, वेट नीचे है, ड्रैग फोर्स ऊपर है, एंगल 180 डिग्री। तीसरे में कहता है फोर्स और वेट, एक ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स लगा रहा हूं ऊपर की तरफ, उसका वेट है नीचे की तरफ, तो भाई सब में एंगल 180 डिग्री है, ऑल ऑफ दीज, राइट। हाँ भाई हो गया। यार अब पांचवें चैप्टर पे आओ, पांचवा चैप्टर फटाफट से जितना हो जाए बेहतर है। अच्छा किड्स, नाउ 20 स्टूडेंट्स मेरे इस वक्त मेरे सामने क्लास में बैठे हैं, और मजे की बात है कि मेरे पास मिनट भी 20 नहीं है। सही सेकंड क्लास करवा दिया यार। Which one of the following is more precise? Meter rod, screw gauge and vernier caliper. सरदार एर्तुगरुल, तुम्हें इसलिए ये सवाल का पता नहीं क्योंकि तुमने शायद शुरू से क्लासेस नहीं ली। मैंने प्रेसिजन और एक्यूरेसी में ये बताया था, वो ज्यादा प्रिसाइज होता है जिसका लीस्ट काउंट ज्यादा छोटा होगा। कम लीस्ट काउंट मोर प्रेसिजन, कम लीस्ट काउंट मोर प्रेसिजन, कम लीस्ट काउंट मोर प्रेसिजन, याद रख लो। तो मीटर रोड का लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है 0.001 मिलीमीटर, है 0.00। ओहो आराम से, इतने बड़े आ गए सवाल। स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है दैट इज 0.001 मिलीमीटर, और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर। तो भाई सबसे छोटा लीस्ट काउंट किसका है? स्क्रू गेज का। तो ज्यादा प्रिसाइज कौन सा होगा? स्क्रू गेज होगा ना बाप, स्क्रू गेज, ठीक है। ये क्रू गेज, वाह अरे वाह मोमिन, तुम्हारे स्पेलिंग के मैं सदके जाऊं। क्रू गेज, चल स्क्रू खुद ही बाद में सही लिख दिया। चलो यार अब आओ, मेरी तरफ तवज्जो मेरी तरफ रखनी है, कुछ देर खामोशी के साथ सुनना है। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 बोले तो एंगुलर मोशन। यार अब आप लोगों ने ना कुछ देर सिर्फ मुझे सुनना है और बीच में कोई बात नहीं करनी, कहीं पे सवाल आएगा तो जरा संभाल लीजिएगा, एंड पे हो सकता है कि ड्यूरिंग लेक्चर ही आपके सारे सवाल क्लियर हो जाएं। अच्छा, चैप्टर नंबर 5 इज रिगार्डिंग सर्कुलर मोशन, रिगार्डिंग एंगुलर मोशन। सर्कुलर एंगुलर बोले तो सर्कुलर एक ही चीज है, ठीक है। हम इसमें सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा मजे की बात यह है कि जब आप फर्स्ट ईयर में थे तो फर्स्ट ईयर में अप टिल चैप्टर नंबर 4 आपने जितनी भी बातें की थी वो सिर्फ और सिर्फ 1 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल मोशन के बारे में की हैं। या तो आपने लीनियर मोशन पढ़ा, एक लाइन का स्ट्रेट लाइन का मोशन पढ़ा, या तो आपने प्रोजेक्टाइल मोशन बोले तो 2 डायमेंशनल मोशन पढ़ा। अब आप एक नई चीज पढ़ने जा रहे हैं जैसे सर्कुलर मोशन या एंगुलर मोशन कहते हैं। तो जब आप नई चीज पढ़ने जा रहे हैं तो याद रखिएगा वो तमाम चीजें जो कि आप लीनियर मोशन में पढ़ चुके हैं, लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, इम्पल्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एनर्जी, ईच एंड एवरीथिंग जो आप लीनियर मोशन में पढ़ चुके हैं वो तमाम के तमाम चीजें आपने दोबारा से सर्कुलर मोशन के लिए पढ़नी है। यानी कि वो चीजें जो लीनियर मोशन में काम करती हैं वो सर्कुलर मोशन में कैसे काम करेंगी। यानी अब आप लीनियर, आसान अल्फाज में अब आप लीनियर मोशन को कंपेयर करने लगे हैं सर्कुलर मोशन के साथ। सो जब आप कंपेयर करने लगे हैं लीनियर मोशन को सर्कुलर मोशन के साथ तो जरा आपने करनी है तवज्जो मेरी तरफ। अब आप यहाँ पे सबसे पहली चीज, वहां पे आपने सबसे पहली चीज पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट। तो भाई यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट किसी चीज को नहीं जानते, हम यहाँ पे कहते हैं यहाँ पे एक चीज है जिसका नाम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हम यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से वाकिफ हैं। सो व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जरा गौर से देखिएगा मेरी तरफ। मैं कहता हूं लेट से, क्योंकि सर्कुलर मोशन है तो मान लीजिए एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। अब लेट से वो ये बॉडी का ये सर्कुलर बॉडी का सेंटर है और नाउ वो बॉडी है पॉइंट पी पे कुछ देर के बाद मूव करती करती पॉइंट पी डैश पे चली गई। अब इस सारे सफर में उसने जो एंगल स्वीप किया, जो एंगल कट किया, जो एंगल मूव किया, दैट एंगल इज कॉल्ड एज थीटा। इस थीटा को द एंगल स्वेप्ट बाय द बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, सर्कल में मूव करने वाली बॉडी जो एंगल स्वेप्ट करती है दैट एंगल इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आती है बच्चों? क्लियर है ये पॉइंट? इसमें कोई इशू तो नहीं? फहद वालेकुम अस्सलाम। तो इस पॉइंट को हम
इस थीटा को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? बॉडी जो एंगल स्वैप करती है, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगली चीज, इसके यूनिट क्या है? व्हाट आर द यूनिट्स? इसके जो SI यूनिट्स हैं दे आर रेडियंस। ठीक है, ये जो मैंने आपके सामने लिखा ये इसका SI यूनिट है। इसके अलावा भी यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा जो इसका इस्तेमाल होने वाला यूनिट है वो डिग्री है, यानी ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। इसके अलावा इसका यूनिट मिनट है, मिनट टाइम का भी यूनिट है, एंगल का भी यूनिट है। मिनट को रिप्रेजेंट किया जाता है स्लैश से। सेकंड भी इसका यूनिट है, इसको इससे रिप्रेजेंट किया जाता है डबल डैश से। सो आपको मैंने कितने यूनिट बता दिए? 3 यूनिट्स बता दिए। अब बड़ी अहम बात, जब भी 29 उस्मान हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद अगली चीज जो है दैट इज, जब भी हम किसी क्वांटिटी को पढ़ते हैं तो हमें उसकी नेचर पता होनी चाहिए। यार क्या ख्याल है, ये क्वांटिटी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है कि स्केलर है? देखो, जब आप चैप्टर नंबर 3 में थे, आपने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जरा देखते हैं। व्हाट इज मेंट बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? लेट्स टॉक अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर एंड स्केलर। और भाई ये वाहिद ऐसी क्वांटिटी है जो वेक्टर भी है, ये स्केलर भी है। ओहो, अब अगर सवाल आ जाए, सवाल सुनना जरा गौर से। सवाल आ गया, सवाल देखना, सवाल भी साथ साथ करवाता चला जा रहा हूं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर? हाय हाय हाय, 0.5 रेडियन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 0.1 रेडियन, ऑप्शन सी 2 रेडियन, ऑप्शन डी 10 नहीं 15 डिग्रीज। तो कौन सी ऑप्शन ठीक है? अभी जवाब नहीं देना, बस सुनना गौर से। अगर कोई नई चीज सीखोगे तो मुझे बताना। इनमें से कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है? देखो, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। मैंने कह दिया कि ये जो एंगल है ये एट द सेम टाइम वेक्टर भी है, स्केलर भी है। सवाल आ गया कंफ्यूज करने वाला कि भाई इनमें से वेक्टर कौन सा है। मुझे तो इतना पता है कि यार ये वेक्टर भी होते हैं, स्केलर भी होते हैं, मगर मुझे ये नहीं पता कि ये वेक्टर कब है, स्केलर कब है। तो याद रख लो, फॉर वेक्टर थीटा वेक्टर तब होगा, सिर्फ और सिर्फ तब होगा व्हेन थीटा इज लेस देन 10 डिग्री। अगर तो थीटा लेस देन 10 डिग्री हो, अगर एंगल लेस देन 10 डिग्री हो तो वेक्टर है। अगर तो एंगल स्केलर तब होगा जब एंगल जो है दैट इज ग्रेटर देन 10 डिग्री। तो जरा देखो तुम्हारे पास ऑप्शंस में कोई ऐसी ऑप्शन है जो 10 डिग्री से छोटी हो। जो भी 10 डिग्री है, 10 डिग्री से छोटी होगी, दैट विल बी द वेक्टर। अब जरा गौर करो, 0.5 रेडियन, 0.5 रेडियन का मतलब क्या है? गौर करना, जरा सवाल समझाने लगा हूं। 0.5 रेडियन का मतलब क्या है? एक मिनट यार जरा। अच्छा गौर करो, जरा गौर करो। 0.5 रेडियन का मतलब क्या है? 0.5 रेडियन का मतलब क्या है? 1 रेडियन कितना होता है? 57.3 डिग्रीज। तो 0.5 रेडियन क्या होगा? आधा रेडियन, बोले तो समथिंग 28 या 29.1 डिग्री। तो यार ये तो थीटा 10 डिग्री से बहुत बड़ा। अब 0.1 रेडियन देखो कितना। तो 0.5 रेडियन तुम्हें पता चल गया ये कितना जी? ये 29 डिग्री है ऑलमोस्ट। 0.1 रेडियन क्या है? 0.1 रेडियन। देखो इसमें क्या करोगे, 57.3 को मल्टीप्लाई कर दोगे 0.1 से तो ये बन जाएगा 5.7 डिग्री। तो क्या ये 0.1 रेडियन जो है, क्या ये 10 डिग्री से छोटा नहीं है? 10 डिग्री से छोटा, लिहाजा इस केस में इट विल बी द वेक्टर क्वांटिटी। यस, 10 डिग्री में ऐसा क्या है? 10 डिग्री में ऐसा कौन सा जादू है? सही, मैं तुम्हें जादू बताता हूं। तुम जानते हो सही, और बाकी तमाम बच्चे जानते हैं कि क्वांटिटी उस वक्त वेक्टर होती है अगर उसकी डायरेक्शन हो। देखो, अगर तो एंगल बहुत बड़ा हो,
सपोज कर लो एक टांग इधर है, एक टांग इधर है सर्कल की, ऐसे दो रेडियस हैं। अब इस केस में एंगल यही बनेगा। नीचे पता नहीं नजर भी आ, नीचे कहाँ नजर आ रहा है, ऊपर बनाते हैं। सो इस सपोज कर लो कि एक टांग इधर है, एक टांग इधर है, सर्कल की इनके बीच में बनने वाला एंगल ये है। अब देखो इस केस में इस एंगल की डायरेक्शन चेंज हो रही है हर पॉइंट पे, ये कर्व है, ये गोल है, लिहाजा इसकी डायरेक्शन क्योंकि बदल रही है तो ये स्केलर होगा। क्योंकि आपने पढ़ा वेक्टर की डायरेक्शन तो कांस्टेंट है। हाँ अगर ये ऐसे होता, इतना छोटा एंगल होता, अब देखना ये देखो इस केस में डायरेक्शन इज अ स्ट्रेट लाइन, एंगल तकरीबन स्ट्रेट है, अभी कर्व नहीं हुआ। कर्व होता, अगर एंगल बड़ा होता ना तो इसने कर्व हो जाना था, लेकिन इतने छोटे एंगल में इट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो कितनी एंगल में ये स्ट्रेट लाइन रहता है इफ थीटा इज लेस देन 10 डिग्री। अगर थीटा 10 डिग्री से छोटा हो तो ये एंगल स्ट्रेट लाइन रहेगा, स्ट्रेट लाइन बोले तो वेक्टर रहेगा। गॉट इट? सो मैंने अब तुम्हें यहां पे दो चीजें समझा दी, एक चीज और समझा देता हूं। याद रख लो कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्रीज या 180 बाय पाई, इसे 180 बाय पाई भी बोलते हैं। अब अगर उल्टा पूछ लूं 1 डिग्री, 1 डिग्री में कितने रेडियन है तो पहले बता चुका हूं, पाई बाय 180, सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूं 0.017 रेडियंस। ठीक है, बात सिर्फ रिवाइज करवानी थी इसलिए यहां पे बता दी, इसको लिख लेना कहीं पे। सो दिस इज ऑल अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसमें और कोई नई चीज नहीं है। यू ऑल नो देम नाउ। इसके बाद आगे चलते हैं। जो अगली क्वांटिटी मुझे आपको डिस्कस करवानी है, साथ साथ लिखते चले जाना। जो अगली क्वांटिटी मुझे आपको डिस्कस करवानी है दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोगों ने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। हाँ अगर इक्वल टू 10 हुआ तब भी वेक्टर है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी वहां पर तुमने पढ़ा था एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, व्हाट इज मेंट बाय एंगुलर वेलोसिटी। वहां पर तुमने क्या पढ़ा था, व्हाट इज मेंट बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, वहां पर तुमने कहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी। अब यहां पे तुम क्या कहोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। इसके यूनिट्स रेडियंस, इसके यूनिट सेकंड, तो रेडियंस पर सेकंड। अब मजे की बात यह है कि जो रेडियन है ना, ये रेडियन, दिस रेडियन इज डायमेंशनलेस, तो इसकी डायमेंशंस क्या बनेंगे, t-1। याद रखो ओमेगा की डायमेंशंस फ्रीक्वेंसी वाली होती हैं, जो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशंस होती हैं वही इस ओमेगा की होती हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, कोई नई चीज नहीं बता रहा, यू नो देम वेरी वेल। अच्छे से आगे चलो, इनसे आगे चलो, इन चीजों से आगे बढ़ो। इसकी नेचर क्या है, व्हाट इज इट्स नेचर। भाई ये क्वांटिटी कैसी नेचर की मालिक है, क्या ये वेक्टर है, क्या ये स्केलर है। सो याद रख लो ओमेगा इज वेक्टर व्हेन थीटा इज वेक्टर। जब थीटा वेक्टर होगा तब ओमेगा भी वेक्टर होगा। यानी अगर थीटा छोटा, इफ थीटा इज लेस देन 10 डिग्री तो थीटा भी वेक्टर, ओमेगा भी वेक्टर। अगर थीटा बड़ा हो गया, थीटा ग्रेटर देन 10 डिग्री हो गया तो थीटा स्केलर, फिर ओमेगा भी स्केलर। सो याद रखिएगा, बड़ी अहम बात, बहुत अहम बात, थीटा इज वेक्टर व्हेन थीटा इज ओमेगा इज वेक्टर व्हेन थीटा इज स्केलर। बात समझ में आती है, इसमें कोई इश्यू तो नहीं। आगे चलते हैं। सो इसकी नेचर भी क्या है, इसकी नेचर भी वेक्टर भी है एंड स्केलर भी है एट द सेम टाइम, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन थीटा। यहां तक ये बात भी हमारी क्लियर होगी। सो अगर तो यार ये वेक्टर है, अगर तो थीटा छोटा है, थीटा वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, तो मेरी जान इसकी डायरेक्शन कैसे आएगी। यार अगला सवाल बड़ा मजे का आने लगा, उस पर जरा गौर करना। इसकी डायरेक्शन कैसे आएगी। याद रखिएगा ये जितने भी वेक्टर्स हैं इनकी डायरेक्शन चैप्टर नंबर 5 में जितने भी हैं उनकी डायरेक्शन है RHR से। RHR बोले तो राइट हैंड रूल। जितने भी वेक्टर्स इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे उन सब की डायरेक्शन राइट हैंड रूल से फाइंड की जाती है।
बात समझ में आती है? अब राइट हैंड रूल क्या कहता है? सपोज करो कि एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, बॉडी जो है फॉर एग्जांपल इन द स्टार्ट इट वाज एट पॉइंट पी, आफ्टर सम टाइम इट गोज अप टू पॉइंट पी डैश, ठीक है जी, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है एंटी क्लॉकवाइज। अब राइट हैंड रूल कहता है कि अपने सीधे हाथ में इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ग्रास्प करो। एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं कि ऐसी इमेजिनरी लाइन जो इसके सेंटर में से पास कर रही है। तो कहता है कि इसके सेंटर में से गुजरने वाली लाइन को राइट हैंड में ऐसे ग्रास्प करो कि कर्ल ऑफ द फिंगर सर्कल की रोटेशन में हो। अगर तो सर्कल की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज उंगलियां घुमानी है, अगर तो रोटेशन क्लॉकवाइज होती तो मैं उंगलियां ऐसे घुमाता। फिलहाल क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज फिंगर्स को कर्ल किया, योर थंब, योर अंगूठा विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। बात समझ में आती है? सो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन इज आउटसाइड। इसकी डायरेक्शन कहां पे है? हाय हाय हाय, इसकी डायरेक्शन है, याद रखिएगा, इसकी डायरेक्शन किधर लिखूं? इसकी डायरेक्शन है अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। यार ये रख लो याद, बड़ी अहम बात, बड़ी अहम बात, ठीक है। अब आओ एक सवाल की तरफ, बड़ा मजे का, मेरा पसंदीदा सवाल। डॉट प्रोडक्ट ऑफ V and omega is option A maximum, option B R, option C 0, option D none। इसका जवाब दो सारे, फटाफट जवाब दो, फटाफट इसका जवाब दो यार, जवाब दोगे तो मैं आगे चलूंगा। फटाफट जवाब, फटाफट जवाब, फटाफट जवाब दो, फिर आगे चलेंगे हम। किधर चले गए यार सारे? जवाब दो फिर मैं आगे चलूंगा। इतना मुश्किल सवाल है नहीं जितना सोच रहे हो। बी आर, सरदार साहब ने जवाब दिया आर। और वजाहत जीरो जीरो, शरादा छा गया आगे, अरमगान आर, हमजा सी। सो भाई सुनो, शाबाश, ठीक हो गया। हाय हाय हाय, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? देखो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? वी डॉट ओमेगा बोले तो वी ओमेगा कॉज ऑफ थीटा। देखो वी कौन सी वेलोसिटी है? टेंजेंशियल वेलोसिटी है, बता चुका हूं, पता होना चाहिए, फिर भी नहीं भी बताया हुआ तो मैट्रिक एफएससी करके आयो। टेंजेंशियल वेलोसिटीज अलोंग द टेंजेंट। भाई टेंजेंशियल वेलोसिटी टेंजेंट पे है और एंगुलर वेलोसिटी बाहर की तरफ है, तो बताओ भाई एंगुलर वेलोसिटी में और टेंजेंट में एंगल कितना है? अकल के दुश्मनों, अकल के कातिलों, इसमें v डॉट ओमेगा इज इक्वल टू v ओमेगा कॉज ऑफ 90 परपेंडिकुलर है। देखो ये बाहर की तरफ, ये आगे की तरफ, एंगल इज 90 डिग्री, द रिजल्ट इज 0। सो याद रखना, अभी मैं याद करवा भी दूंगा, दो तीन चीजें और बताऊंगा, भी याद रखना बाद में एट द एंड ऑफ लेक्चर। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ v एंड ओमेगा इज 0 बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक हो गया? हाँ भाई अमानत, नॉट मैक्सिमम, 0। रीजन मैंने आपको बता दी। इससे आगे चलते हैं, एक सवाल करवा दूं और इससे रिलेटेड, फिर उसके बाद लेट्स मूव ऑन। कहते हैं ऑब्जेक्ट टाइड टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग मूव इन अ सर्कुलर पाथ। ऑब्जेक्ट tied to the end of string move in the circular path। सर्कुलर पाथ कितना जी? 2.0 रेडियंस पर सेकेंड। हाय 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 हाय, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ मोशन? क्या मजे का सवाल है, झकास क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज 0.08 सेकेंड्स, ऑप्शन बी इज 0.32 seconds, option C is 0.050 seconds, option D is, नजर भी आ रहा है,
ऑप्शन डी इज 3.1 सेकेंड्स। बहुत अच्छा सवाल है जी। एक बॉडी है दैट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, एक बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी है 2.0 रेडियंस पर सेकेंड, उसका टाइम पीरियड बताओ। कितनी फजूल बात है, हमने तो भी इस तरह की कोई चीज पढ़ी नहीं। याद रखो, मैं यहां पे करता हूं, यस बल्कि यहां पे कर दूं, नजर आएगा। याद रखो ओमेगा इज डेल्टा थीटा बाय टी। तो भाई जब एक चक्कर, एक रोटेशन मुकम्मल हो जाएगी या हो जाती है, थीटा कितना हो जाता है, नजर आ रहा है 2 पाई, टाइम पीरियड कैपिटल टी, ओमेगा बता दिया 2 है, तो टी कैलकुलेट करना है, यहां पे लिखूं टी कैलकुलेट करना है, टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर 2 कट गया, सो टी कितना आ गया, पाई सेकेंड्स। टी बोले तो पाई सेकेंड्स। सो ऑप्शन में देखो पाई से रिलेटेड एक ही फिगर है 3.1 सेकेंड्स। सो याद रखना, यहां से याद रखना, फॉर कंप्लीट सर्कल, एक मुकम्मल सर्कल के लिए ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय टी भी होती है। ठीक हो गया, गॉट दिस पॉइंट। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी, मैं मिटा रहा हूं इसको। ओके, आई एम गोइंग टू रेज इट, एवरीथिंग इज आई एम गोइंग टू रेज। आखिरी चीज जो आज डिस्कस करनी है दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। आखिरी चीज, व्हाट इज मींट बाय एंगुलर एक्सेलरेशन। हाँ, उसने यार बड़ा अच्छा सवाल, उसने सही कंप्लीट रोटेशन तो नहीं बोला, मगर उसने टाइम पीरियड तो कहा है ना। टाइम पीरियड कौन सा टाइम होता है, एक मुकम्मल चक्कर का टाइम। जब टाइम पीरियड बोल दिया तो कंप्लीट रोटेशन। सर ओनली 1 मिनट लेफ्ट, आई नो दैट, बस 1 मिनट वैसे मेरे पास बच गया, 2 मिनट में ऊपर और ले लूंगा, ठीक है हमजा। अच्छा, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या, जरा गौर करना है मेरी तरफ तवज्जो के साथ। व्हाट इज मींट बाय एंगुलर एक्सेलरेशन, वहां पे चैप्टर 3 में तुम कहते हो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। यहां पे क्या कहोगे, एंगुलर एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। इसे अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंगुलर एक्सेलरेशन आज पूरा कंप्लीट तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जितना कर पाऊंगा उतना तुम लोग अपने जहनों में रख लेना। एंगुलर एक्सेलरेशन आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ऊपर वाले के यूनिट्स रेडियंस पर सेकंड, नीचे वाले के यूनिट्स सेकंड, तो ये हो जाएगा रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर। सो इसकी डायमेंशंस क्या हैं, इसकी डायमेंशन है t-2, गॉट इट। इसकी डायमेंशंस भी तुम्हारे पास आ गई। अब अगली बात, इसकी नेचर। इसकी नेचर क्या है, बहुत अच्छी नेचर क्या नेचर है इसकी। इसकी नेचर है, वो थीटा बताया था, वेक्टर भी है स्केलर भी है, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर भी है स्केलर भी है। भाई ये इट इज ऑलवेज वेक्टर, ये हमेशा वेक्टर होता है, इट इज ऑलवेज वेक्टर। सो ये व्हाई इट इज ऑलवेज वेक्टर, ये बाद में डिस्कस करेंगे, इसकी डायरेक्शन को बाद में डिस्कस करूंगा। अब जरा अगली बात, यहां से आगे इंशाल्लाह कल करवाऊंगा, बस 2 रिलेशंस अभी करवाता चला जाऊं, क्योंकि वो रिलेशंस आज के टेस्ट में इंक्लूडेड है। रिलेशन बिटवीन आर, रिलेशन बिटवीन वी, ओमेगा एंड अल्फा। भाई वी और ओमेगा में क्या रिलेशन है, पहला रिलेशन तुम जानते हो, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। प्रूफ की जरूरत नहीं है, मैंने हेडिंग पूरी नहीं लिखी, वी ओमेगा अल्फा ए थीटा एस। भाई वी और ओमेगा में क्या रिलेशन है ये भी देखना है, अभी अल्फा और ए में क्या रिलेशन है ये भी देखना है, थीटा और एस में क्या रिलेशन है ये भी देखना है। उम्मीद नजर आ रहा है। सो भाई वी इज इक्वल टू आर ओमेगा जानते हो, फिर उसके बाद एस इज इक्वल टू आर थीटा, अल मशहूर फॉर्मूला ये भी जानते हो। थीटा और आर में रिलेशन भी आ गया, वी और ओमेगा में रिलेशन भी आ गया। फिर उसके बाद ए इज इक्वल टू आर अल्फा, एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में भी रिलेशन आ गया। सो दिस इज 1, यू नो इट, दिस इज 2, दिस इज 3, यू नो। नहीं जी, यहाँ पे इजाजत दीजिए मुझे, अपना ख्याल रखिएगा। चैप्टर 5 में से आज मैंने सर्वेंट टेस्ट, चार्ज इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सरदार यार ये आपका जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा सा लेंथी है, मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मेरे पास, तो ये मैंने क्या खोल दिया।
तो आप ये वाला क्वेश्चन है मुझे भेज दीजिएगा, इनबॉक्स कर दीजिएगा, मैं आपको कोशिश करूंगा कि वहाँ पे जवाब दे दूँ। अभी जो है ना लेक्चर के बाद लंगर का अहतमाम टेस्ट का अहतमाम किया गया, तो टेस्ट करके जाइएगा। थैंक यू सो मच। टेस्ट सॉल्व कीजिए। टेस्ट में कुछ सवाल 1-2 टॉपिक्स आगे से हैं तो वो बेशक ना कीजिएगा। पहले 4 या 8 सवाल दिए थे मैंने इस पर टेस्ट में, पहले 4-5 सवाल आज के लेक्चर में से हैं तो वो जरूर कर लीजिएगा। अभी कोशिश कीजिएगा कि बाकी अगले भी कर लें, नहीं कर सकेंगे तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर को स्टार्ट करते ही पहले वो करवा के फिर आगे बढ़ूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।